हेलो एवरीबॉडी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द थर्ड चैप्टर, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मीनिंग क्या है? अब देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मेंस। तो बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है अच्छा होता है कि नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंडिया के जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कंसेप्ट क्या है, वो बनाया क्यों गया था। ठीक है, तो किस कंसेप्ट पे बनाया गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जैसे कि हम जाते थे, हम कॉन्स्टिट्यूशन जो है सीधी सी बात है, लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया है। इसका मतलब क्या है? सेटअप। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट, बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, रूल ऑफ द स्टेट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी, ग्रैंड नॉर्म ऑफ द कंट्री और सो ऑन। ये कुछ सारी चीज़ें हैं जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशन को एड्रेस कर सकते हैं कि बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फंडामेंटल लॉ है लैंड का। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम लॉ है स्टेट का। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिक लॉ है कंट्री का। गिलक्रिस्ट एक मतलब पॉलिटी के जाने माने नाम है, क्रिकेट वाले नहीं, पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशलिस्ट है। वो क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ द बॉडी और रूल्स और लॉज विच डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट होगी वो कैसे ऑर्गेनाइज होगी। जिटेल जो हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ स्टेट आर कॉल्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब उन्होंने सीधा सीधा बोला कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जिनकी वजह से स्टेट चलती है या फिर गवर्नमेंट चलती है। यहाँ स्टेट का मतलब है, यहाँ पे ये नहीं स्टेट की बात हो रही है तो HP की बात हो रही है, हरियाणा की बात हो रही है, ठीक है, बिहार की बात हो रही है। स्टेट का मतलब वी टेक इंडिया एज अ होल स्टेट। यहाँ पे इंडिया क्या है? स्टेट है। ठीक है, इंडिया क्या है यहाँ पे? हमारा स्टेट। फिर उसके बाद हमारा वेड एंड फिलिप्स है, वो क्या बोलते हैं? जैसे वेर है, हाँ ये रहेगा, सॉरी, ये बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द होल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एंड द कलेक्शन ऑफ रूल्स विच एस्टेब्लिश एंड रेगुलेट और गवर्न द गवर्नमेंट। वो किस में होता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिस्क्राइब करता है? होल सिस्टम को, पूरे सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करता है। वेड एंड फिलिप क्या करते हैं? वो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसमें एक स्पेशल लीगल सैंक्टिटी होती है, मतलब एक स्पेशल लीगल चीज़ें उसमें लिखी होती हैं, ठीक है, जिससे क्या बनता है? फ्रेमवर्क और प्रिंसिपल बनता है फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर एलियट बल्मर हैज़ वेरी वेल आइडेंटिफाइड द फंक्शंस और पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ये हैं एलियट बल्मर, इनने क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? डिक्लेयर एंड डिफाइन बाउंड्रीज ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी। वो डिक्लेयर और डिफाइन कर सकते हैं पॉलिटिकल कम्युनिटी की बाउंड्री। इट कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द नेचर ऑफ अथॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, मतलब पॉलिटिकल कम्युनिटी की अथॉरिटी क्या है वो भी डिफाइन करता है। और ये क्या करता है? एक्सप्रेस आइडेंटिटी एंड वैल्यू ऑफ नेशनल कम्युनिटी। ठीक है, ये सब काम करता है। डिक्लेयर एंड डिफाइन द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन को डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। एस्टेब्लिश एंड रेगुलेट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कम्युनिटी, डिवाइड और शेयर पावर बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, डिक्लेयर द ऑफिशियल रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट एंड डिमार्केट रिलेशनशिप बिटवीन sacred and the secular authority.
इट कैन कमिट स्टेट्स टू पर्टिकुलर सोशल, इकोनॉमिक और डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ये जो थे ये जस्ट फॉर रीडिंग पर्पसेस है, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस। कुछ नहीं है इसमें, नथिंग डिफ़िकल्ट, कुछ मुश्किल नहीं है, आप इसको पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। क्वालिटीज़ क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, क्वालिटीज़ क्या हैं। अब यहाँ पे कुछ मतलब बड़ी बड़ी टर्म्स हैं जो डाल दी गई हैं, जैसे कि ब्रेविटी, ठीक है, फिर उसके बाद डेफिनेटनेस, फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिवनेस, फिर उसके बाद ऐसी बड़ी चीज़ें, लेकिन असल में इनका जो मतलब है वो बहुत छोटा सा है, लिमिटेड मतलब है इनका। ब्रेविटी का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है प्रिसाइज होना चाहिए, छोटा नहीं सॉरी, मतलब कि टू द पॉइंट होना चाहिए, और उसमें कोई अनवांटेड प्रोविज़न नहीं होना चाहिए। कोई अनवांटेड चीज़ नहीं है कि कुछ मन किया तो लिख दिया, कुछ भी मन किया तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया। वो एक प्रिसाइज डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक एक्यूरेट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, लेंथी नहीं होना चाहिए ज़्यादा, ऐसा होना चाहिए कि समझ आ जाए, क्लैरिटी, मतलब कि जो लिखा है वो क्लियरली लिखा हो ताकि समझ आ जाए। डेफिनेटनेस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन शुड कंटेन डेफिनेट मीनिंग फॉर इट्स प्रोविज़न, जो भी उसका प्रोविज़न है उसका एक डेफिनेट मीनिंग होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव इन laying down the powers of the government as well as rights and duties of the citizen। ठीक है, पूरा खुल के बताना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है उसकी पावर्स क्या हैं, और जो पीपल हैं कंट्री के उनके राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं। सूटेबिलिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों की नीड्स को और एस्पिरेशंस को क्या करना चाहिए, सूटेबल करना चाहिए, सूट करना चाहिए, हिस्टोरिकल, सोशो कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल नेशन को सूट करना चाहिए। स्टेबिलिटी, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो जिससे क्या गवर्नमेंट में क्या बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे। एडेप्टेबिलिटी, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो चेंजिंग टाइम के साथ साथ खुद को क्या करे, अडॉप्ट करे। मतलब वही कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1947 में लिखा गया था और वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 2025 में भी चल रहा है, तो इसका मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एडेप्टेबिलिटी क्या है, टॉप क्लास की है, टॉप क्लास की एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, क्लासिफिकेशन, इवॉल्व्ड एंड इनेक्टेड, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है it is on the basis of evolution. Constitution are classified into evolved and enacted constitutions. Constitution दो टाइप के होते हैं, एक evolved होता है और एक enacted होता है। अब evolved constitution क्या होता है, is the outcome of a slow gradual evolutionary process। evolved constitution का मतलब एक ऐसा constitution जो टाइम टू टाइम जिसमें प्रोविजंस ऐड करते गए हम, प्रोविजंस क्या करते गए हम, ऐड करते गए। ठीक है, तो वो क्या करता गया, इवॉल्व करता गया और वो आज जैसा है वो अपनी एवोल्यूशनरी चेंजेस की वजह से। अब इनेक्टेड क्या होता है, हाँ, अब जैसे कि एग्जांपल होगा इवॉल्व का, तो जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है गुड एग्जांपल है एक इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसमें प्रोविजंस ऐड करते रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अगर सिंपल मेजॉरिटी से भी कोई प्रोविज़न ऐड करना है हमने तो वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है वो हम अगले सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि एक डेलिब्रेटली बनाया हुआ है कि ये बात है तो यही बात है। ठीक है, जैसे कि बनाया हुआ है हमने अपने आर्टिकल में, आर्टिकल 14 बोला हुआ है राइट टू इक्वालिटी है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी है तो है, ये भी हमने इनेक्ट किया है, मतलब ये हमने लागू किया है कि हाँ भाई राइट टू इक्वालिटी है तो है, ये इनेक्ट किया गया है।
अब ये जो इनेक्ट कौन करता है, किंग या पार्लियामेंट? किंग तो है नहीं हमारा, ठीक है, तो हम पार्लियामेंट करते हैं। तो जो प्रोविजन हैं उसके वो सब डॉक्यूमेंट या फिर सीरीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ होता है। इस सीरीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट को हमें कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ एन इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या है, एक इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है। और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक क्या है, इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे ये भी है कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, और जो अमेरिकन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आ गया अगला, रिटन एंड अनरिटन। अब सीधी सी बात है इसमें, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो किसी पीस ऑफ पेपर पे हमने पूरा बुक लिख दी है जिसको हमने नाम दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन। और अनरिटन मतलब जिसकी एक मिला के बुक नहीं बनाई है। अनरिटन का ये मतलब नहीं बस बोल दिया और याद रखा, ऐसी बात नहीं। अनरिटन का मतलब उसको कंपाइल नहीं किया है, सब कुछ नहीं किया। तो जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रोविजंस द कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू टू, ठीक है, रिटन अनरिटन, ठीक है। तो रिटन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज वन इन विच द प्रोविजंस आर इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ बुक और डॉक्यूमेंट और सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो कॉन्शियसली फॉर्मुलेटेड अडॉप्टेड बाय बॉडी नोन एज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है यूएसए, कनाडा, जापान, फ्रांस एंड इंडिया। गुड एग्जांपल्स इन दिस रिगार्ड। Unwritten constitution, on the other hand, is the one in which the most of the provisions are not incorporated in a form of book or a document or series of documents. उसमें बस क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन बस किसी एक सीरीज़ में नहीं है, किसी एक डॉक्यूमेंट। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, एक बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका है, एक बुक है। जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस है, ये ब्रिटेन है, सॉरी, वो एग्जिस्ट नहीं करता। भले ही जो वहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं, चार्टर्स हैं, स्टैट्यूज हैं, ठीक है, उसका जुडिशियल डिसीजंस है, वो कहीं ना कहीं पे लिखी हुई हैं, जो काम आती वो निकालते हैं, लेकिन वो क्या है, बस रिटर्न नहीं है। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, ठीक है, हिस्ट्री से ही ऐसा चलते आ रहा है। तो नॉट डिलिबरेटली फॉर्मुलेटेड बाई बॉडी, ऑल्सो नोन एज नॉन डॉक्यूमेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम और क्या कहते हैं, नॉन डॉक्यूमेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन और अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, न्यूजीलैंड, इजराइल। गुड एग्जांपल्स इन दिस रिगार्ड, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मोर और लेस द सेम एज बिटवीन इवॉल्व्ड एंड, ठीक है, एंड इनएक्टेड। मतलब रिटन और इन रिटन के बीच में जो डिस्टिंक्शन है वही है जो क्या है कि इवॉल्व्ड और इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में। अब आगे रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है, रिजिड और फ्लेक्सिबल। अब यहाँ पे हमें नॉर्मल मतलब समझ लें कि रिजिड का नॉर्मल मतलब क्या है। रिजिड का मतलब सख्त, बहुत सख्त। जैसे कि लोहा जो है, आयरन बार है, आयरन बार क्या होता है, रिजिड होती है, ठीक है। उसको बेंड करो वो वापस से वैसी हो जाएगी, बेंड नहीं होगी, फ्लेक्सिबल होगी, ठीक है। फ्लेक्सिबल हो गया बांस का डंडा, ऐसे होता है, यहाँ से खींचो, यहाँ से खींचो, ऐसे हो जाएगा, छोड़ दो तो वापस वैसे हो जाएगा। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने यूज़ के मुताबिक उसको तुम बेंड कर सकते हो। तो बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ अमेंडमेंट, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिजिड फ्लेक्सिबल क्या है, किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड इनटू रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, किसके बेसिस पे, अमेंडमेंट के बेसिस पे। क्लासिफिकेशन किसने दी, लॉर्ड जेम्स ब्राइस ने, लॉर्ड जेम्स ब्राइस ने ये दिया था। अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इज वन विच कैन नॉट बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉज, ठीक है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है विच कैन नॉट बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉज, रिक्वायर्स अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट, ठीक है। तो मतलब कि इसका सीधा साधा मतलब है कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें क्या होगा, इट मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड द ऑर्डिनरी लॉ। मतलब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अलग है और ऑर्डिनरी लॉ अलग है। मैं आपको मतलब क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड करूँगा कि
ये इंडिया में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ऑन द अदर हैंड इज वन विच कैन बी amended in the same manner as the ordinary laws। ठीक है, does not require special procedure for its amendment, in other words does not make distinction between constitutional law and ordinary law। Flexible constitution, also known as elastic constitution, and the constitutions of UK and New Zealand are some good examples in this regard। ठीक है, इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन और यूके गुड एग्जाम्पल। अब यहाँ पे दिया ही गया है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन is also known as inelastic constitution and constitution of the US, Australia and Switzerland are some examples in this regard। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नीदर रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल बट ए सिंथेसिस ऑफ बोथ। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड। ठीक है, क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक है मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड। बहुत इम्पोर्टेंट बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। अब हो गया फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम। फेडरल और यूनिटरी सिस्टम बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं क्लासिफाइड इनटू फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब यहाँ पे बता देंगे हमको। देखिए मैं आपको बता देता हूँ जो इंडिया है वो क्या है, एक फेडरल स्टेट है। इंडिया क्या है, एक फेडरल स्टेट है। द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इज वन इन विच प्रोवाइड्स फॉर अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। क्या जो हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट, enables them to operate in the respective jurisdiction independently। अब यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इज वन इन विच प्रोवाइड्स फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सारी पावर किसको पकड़ा देता है? नेशनल गवर्नमेंट को पकड़ा देता है। इट मेक्स रीजनल गवर्नमेंट टू ऑपरेट एज द सबऑर्डिनेट एजेंसीज ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट and access only such powers which may be delegated to them by the national government। और जो बची कुछ पावर्स होती हैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी गवर्नमेंट में बची कुछ पावर्स होती हैं वो किसको दे देता है? स्टेट को। कौन? नेशनल की। चल ले भाई तू कर ले। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल्स क्या हैं? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे? यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राज़ील एंड सम अदर स्टेट्स। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे? यूके, फ्रांस, जापान, इटली, नॉर्वे एंड अदर स्टेट्स। ठीक है, लेकिन अब इंडिया की बहुत इम्पोर्टेंट बात आती है यहाँ पे। देखिए हमारा इंडिया हर जगह अलग है। इंडिया इज़ डिफरेंट एवरीवेयर। जैसे कि हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट ए सिंथेसिस ऑफ बोथ। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोथ क्या है? फेडरल प्रोविजंस एज वेल एज यूनिटरी प्रोविजंस। तो इसलिए उसको क्वासी फेडरल बोला गया था केसी वेयर ने। ठीक है, केसी वेयर ने इसको क्या बोला था? क्वासी फेडरल। प्रोसीजरल एंड पर्सपेक्टिव According to the constitutional scholars Elliot Bloomer, two broad constitutional archetypes can be identified। ठीक है, the procedural and the perspective। The difference between these two types of constitution relate to the nature and the purpose of the document itself।
A procedural constitution defines the legal and political structure of public institution and sets out the legal limits of the government power to protect democratic power and fundamental human rights. अब देखिए इसका मतलब क्या है. प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, डिफाइन करता है लीगल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किसका, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का. प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, डिफाइन करता है लीगल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किसका, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का. और क्या करता है, एक लीगल लिमिट बनाता है गवर्नमेंट की पावर की टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड फंडामेंटल राइट्स. तो जो प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, मेन सी बात जो है उसकी, वो करता है एक लीगल लिमिट डालता है गवर्नमेंट पावर्स पे. क्या करता है, लीगल लिमिट डालता है गवर्नमेंट पावर पे टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेटिक राइट. क्या करता है, लीगल लिमिट ऑफ गवर्नमेंट पावर, इससे क्या होगा, प्रोटेक्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड फंडामेंटल ह्यूमन राइट जो है प्रोटेक्ट होंगे. ठीक है. एडिशन इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स हाउ गवर्नमेंट फंक्शंस ए पर्सपेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन एज्यूम्स. ठीक है. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोसीजरल है और क्या है, पर्सपेक्टिव है. मतलब उसका एक प्रोसीजर है और वो एक पर्सपेक्टिव भी देता है. Describing in addition to describing how the government functions, a perspective constitution assumes broad consensus of common societal goals public authorities must try to achieve. ठीक है. अब हो गया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. मैंने आपको बोला जहाँ तक हमारी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्यों इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे हमारे मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सही है, गलत है. ठीक है. देखिए मीनिंग क्या है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. ठीक है. इनका क्या है, क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर बट देयर आर फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन देम. लाइक country may have constitution but not necessarily constitutionalism. For example, a country with a dictatorship where the dictator's word is law is said to have a constitution but not a constitutionalism. ठीक है. अब मेन बात देखिए, हम यहाँ पे आएंगे मेन बात कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता क्या है. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर which enforces the protection of power of the constitution into several organs. ठीक है. मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम करेंगे और यही चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इंश्योर की हुई है कि जो भी पावर में आए हमारे ही दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम करे, क्योंकि उसने पावर को एक जगह एकत्रित नहीं होने दिया, एकत्रित नहीं होने दिया. उसने क्या किया, पावर को डिवाइड कर दिया. जैसे कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज द नीड फॉर गवर्नमेंट विद पावर. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या बोलता है, रिकॉग्नाइजेज द नीड फॉर गवर्नमेंट विद पावर बट एट द सेम टाइम इंसिस्ट दैट लिमिटेशन शुड बी प्लेस्ड ऑन द पावर. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलता है पावर होनी चाहिए लेकिन पावर पे एक लिमिट होनी चाहिए. अनलिमिटेड पावर अंधा कर देती है अथॉरिटेरियन, ठीक है, ऑपरेसिव गवर्नमेंट का जो है स्टार्ट कर देती है, जो क्या करेगा, जेपरडाइज कर देगा किसको, फ्रीडम ऑफ पीपल को, यानी कि डिक्टेटरशिप. ठीक है.
Only when the constitution of a government imposes limitation upon the government power does a country have not only constitution but also constitutionalism. मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही जब इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वो क्या करेगा, लिमिटेशन प्लेस कर देगा अपॉन द गवर्नमेंट, तो क्या होगा, अपने आप एक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा ही, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी होगा. द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज दैट ऑफ पॉलिटिक गवर्न बाई or under constitution that ordains essential limited government and rule of law as opposed to arbitrary despotic authoritarian or totalitarian rule. कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मैं चाहता हूँ आप ये वर्ड्स खुद सर्च मारें. ठीक है, अथॉरिटेरियन क्या होता है, डेस्पोटिक क्या होता है, टोटलिटेरियन क्या होता है, ताकि जब हम खुद सर्च मारते हैं हमें ये चीज़ें दिमाग में रह जाती हैं. मैं बता दूंगा, आप समझ जाओगे, दैट्स ईजी, लेकिन आप भूल जाओगे. लेकिन जब आप खुद सर्च मारोगे तब आप बोलोगे वाह यार, ये मतलब, इसका मतलब डिस्पोटिक का, अथॉरिटेरियन का, टोटलिटेरियन का. आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट शुड बी नेसेसरी. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नेसेसरी क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए. आर्बिट्रेरी पावर इन द हैंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल or institution, even if conferred by the constitutional document, is negotiation of the concept of constitutionalism. ठीक है, मतलब एक इंडिविजुअल के हाथ में अगर पावर पकड़ा दी, ठीक है, तो जो कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वहाँ पे हम नेगोशिएशन कर रहे हैं. एक बंदे को पावर पकड़ा दोगे सारी, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैसे रह पाएगा भाई. कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्या है, arbitrary power in the hands of an individual or institution, even if conferred by constitutional document, is negotiation of the concept of constitution. ठीक है, मतलब पावर पकड़ा दी किसी एक बंदे को और फिर हम बोल रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब में नहीं चल रहा है. कैसे चलेगा भाई, तुम्हारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सारी पावर उस बंदे को पकड़ा दी है. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डिजायर्स अ पॉलिटिकल ऑर्डर इन विच द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज लिमिटेड. क्या मेन बात क्या है, पावर ऑफ द गवर्नमेंट को लिमिट करनी है. ठीक है, गवर्नमेंट पावरफुल होनी चाहिए लेकिन लिमिट होनी चाहिए पावर पे. इट्स अनदर नेम फॉर द कंसेप्ट ऑफ ए लिमिटेड एंड फॉर दिस रीजन ए सिविलाइज्ड गवर्नमेंट होगी. द रियल जस्टिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फाइंड्स प्लेस in having a limited government and of requiring those who govern conform to law and rules. ठीक है, अब अगर डेफिनेशंस कुछ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डेफिनेशंस. कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हैव बीन डिफाइंड इन द फॉलोइंग. फेडरल जी हैं जो, उन्होंने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रोवाइड्स अ सिस्टम ऑफ effective restraints upon governmental action. It is a body of rules ensuring fair play, thus rendering the government responsible. ठीक है, उन्होंने क्या बोला, ये restraints रख रही है, यानी कि गवर्नमेंट को जकड़ के रख रही है, और ये क्या करी, बॉडी ऑफ रूल्स जो है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बॉडी ऑफ रूल्स है जो फेयर प्ले करा रही है और गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बना रही है. तो क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स एसेंशियली लिमिटेड गवर्नमेंट. लिमिटेड किस चीज़ में, पावर में, फंक्शंस में नहीं, पावर्स में. असीमित शक्ति, असीमित क्षमता नहीं, लिमिटेड है. इट इज़ द एंटीथेसिस ऑफ गवर्नमेंट बाय द अनरिस्ट्रेन्ड विल बी ऑफ रूलर्स. Regardless of the actual form of effectiveness of restraints, it assumes limitations on government as opposed to arbitrary government. ठीक है, मतलब कि भाई यहाँ पे भी बात किसकी हो रही है, एक रिस्ट्रेंड गवर्नमेंट की जिसके पास क्या है, लिमिटेड पावर है. जो केसी वेरा है वो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स something more than a government according to the terms of constitution. मतलब ये सब गवर्नमेंट नहीं है, it is a government according to the constitution. It means government according to the rule of people. Something more than government according to the terms of constitution. वो क्या बोलते हैं, it means government according to rule as opposed to arbitrary government. मतलब ऐसे को लल्लू पंजू गवर्नमेंट नहीं है. It is a government which is
according to the rule. It means government limited by the terms of constitution, not government limited only by the desires and capacity of those who exercise powers. मतलब पावर जिसके पास है उसकी मर्जी से लिमिट नहीं हो रही है पावर किसकी वजह से लिमिट हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। बेमा जी क्या बोलते हैं, A form of government can only be classified as constitutional when the rulers are subjected to a body of rules and principles which limit the exercise of their power। सबसे सिंपल और इजी डेफिनेशन ने दी कि एक गवर्नमेंट को हम तभी कॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकते हैं जब रूलर जो हैं वो सब्जेक्टेड टू ए बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स विच लिमिट द एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, एक गवर्नमेंट है, उसको तभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकते हैं जब क्या वो करेगी, इट इज़ सब्जेक्टेड, वो ऐसी बॉडी ऑफ रूल्स के अंडर है जो उसकी पावर को क्या कर रही है, रिस्ट्रिक्ट कर रही है, लिमिट कर रही है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 ऑफ द लक्ष्मीकांत, दैट इज़ द स्टैंडर्ड बुक फॉर पॉलिटी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, डाउट्स हैं कमेंट करो। जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं उन वर्ड्स को आप क्या करो, सर्च करो, डेफिनेशंस को सर्च करो, अपने हिसाब से लिखो, and make your own way. Thank you so much.